हमास के लीडर्स को बुलाया गया था, मीडिएशन कराने की कोशिश करी जा रही थी कि सीज फायर हो जाएगा या कुछ इस तरह से जंग रुक जाएगी, लेकिन नेतन्याहू चाहते ही नहीं है कि जंग रुके। जब वो खुद नहीं चाह रहे हैं तो कैसे जंग रुक जाएगी। बस यही है कि हाँ, इसका जवाब कोई नहीं दे पाएगा, इसका जवाब सिर्फ ईरान दे पाएगा। जी डॉक्टर साहब। एक और ये मुमताज साहब, इससे ये जाहिर हो जाता है जिस तरीके से इजराइल की हरकतें हैं, उसके बाद में ये जाहिर हो जाता है कि दरअसल वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में यकीन नहीं करता है। इजराइल को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि उसका जो बड़ा भाई अमेरिका है वो हर जगह उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वह तैयार है और उसको कहीं पे भी कोई खतरा नहीं है। इसलिए वो जैसा चाहा है वैसा करना चाहता है। और मुझे लगता है कि जो तवारीख है वो कभी किसी को माफ नहीं करती है, और इजराइल को भी मुझे लगता है कि हिसाब देना पड़ेगा इन सब बातों का। दुख की बात यह है कि जितने भी जो अरब ममालिक है वो यूनाइट नहीं है। आफत आती है या जब उन पे इजराइल हमला करता है तो फिर वो लोग इजराइल के खिलाफ बोलते हैं, पर यूनाइटेडली किसी खास कॉज के लिए वो नहीं बोलना चाहते हैं। और ऐसे में जो इस्लामिक स्टेट की जो अवधारणा है उस तरीके से वो वाले अर्थ में नहीं, पर जो एक्चुअल में जो अरब जो स्प्रिंग के बाद में और जो उन सब ममालिकों ने ये तय किया था कि हम एक इस्लामिक आइडेंटिटी के नाम पर हम यूनाइट रहेंगे और इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे, वह भी कारगर नहीं हो रही है। अब ये अटैक जो है, ये अटैक दूसरे मुल्कों पे भी हो सकते हैं। ये चाहे वो इजिप्ट पे करे, सऊदी अरब पे करे, यूएई पे करे, फर्दर तुर्की तक चला जाए, ये बात साफ हो गई है कि अब इसराइल जो उसका एक प्रोग्राम था ग्रेटर इसराइल बनाने का, कहीं ना कहीं उस प्लान के ऊपर बड़ी वो तेजी से और अमेरिका के साथ बहुत ही ये समझिए कि पाबंदी के साथ लग गया है। तो सबसे पहले मैं प्रोफेसर तेजावत आपके पास ही आता हूं। जिस तरह का अटैक कतर पे हुआ वो हम लोग मुसलसल बात कर रहे हैं, मीटिंगें भी चल रही हैं, बातें भी हो रही हैं। इसके अलावा आज फिर 50-60 लोग गजा में मारे गए, 1000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए। हालात बड़े कशीदा हैं। यमन ने फिर ड्रोन से हमला किया जवाबी कार्रवाई के तौर पे। कैसे देखते, कुछ ऐसा लग रहा है कि आज यूएनओ में कतर ने कहा, अभी आपने सुना होगा कि इजराइल तो चाहता ही नहीं कि सालसी हो, तो फिर होगा कैसे? ये चाहता क्या है प्रोफेसर तेजावत? इजराइल दरअसल वही चाहता है जो वो अभी तक कर रहा है, जेनोसाइड, एक तरीके से बहुत भयानक तरीके से जनसंहार, लोगों को मारना, 60 से 70 हजार लोग, और लगातार वह जारी। यह गाजा पे वहां से ना, उस पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हाथ में लेना और गाजा के लोगों को ये कहना कि आप वेस्ट बैंक में चले गए, आप में मतलब मुझे लगता है कि इतिहास का क्रूरतम चैप्टर है जो इजराइल कर रहा है। दुख की बात यह है कि जितने भी जो अरब ममालिक है वो यूनाइट नहीं है। आफत आती है या जब उन पे इजराइल हमला करता है तो फिर वो लोग इजराइल के खिलाफ बोलते हैं, पर यूनाइटेडली किसी खास कॉज के लिए वो नहीं बोलना चाहते हैं। और ऐसे में जो इस्लामिक स्टेट की जो अवधारणा है उस तरीके से वो वाले अर्थ में नहीं, पर जो एक्चुअल में जो अरब जो स्प्रिंग के बाद में और जो उन सब ममालिकों ने ये तय किया था कि हम एक इस्लामिक आइडेंटिटी के नाम पर हम यूनाइट रहेंगे और इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे, वह भी कारगर नहीं हो रही है। यहाँ दरअसल जो आइडेंटिटी के बिहाफ पे वो यूनाइट होना चाह रहे थे, तो उसके पीछे कुछ मजबूत पॉलिटिकल रीजन थे। क्योंकि आप देखेंगे कि दुनिया में जहां कहीं पे भी मुसलमान हैं वहां पे उनके साथ बहुत ही ज्यादा मतलब अत्याचार भी हो रहा है उनके साथ। मतलब बहुत ही, आप देखिए कि जहां कहीं पे भी लोग मारे जा रहे हैं, जहां बम्बार्डमेंट हो रहे हैं, जहां सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहे हैं, वो ज्यादातर सारे के सारे जो इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक ममालिक ही है। तो ऐसे में यह वाकई सोचने वाली बात है।
एक और ये मुमताज साहब, इससे ये जाहिर हो जाता है जिस तरीके से इजराइल की हरकतें हैं, उसके बाद में ये जाहिर हो जाता है कि दरअसल वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में यकीन नहीं करता है। इजराइल को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि उसका जो बड़ा भाई अमेरिका है वो हर जगह उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वह तैयार है और उसको कहीं पे भी कोई खतरा नहीं है। इसलिए वो जैसा चाहा है वैसा करना चाहता है। और मुझे लगता है कि जो तवारीख है वो कभी किसी को माफ नहीं करती है, और इजराइल को भी मुझे लगता है कि हिसाब देना पड़ेगा इन सब बातों का। मुमताज साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रोफेसर तेजावत, आपने सही कहा कि किसी भी कानून की परवाह नहीं है, और मुझे लग रहा है कि न तो जमीन में जो कवानीन है उनकी परवाह है, और ना जो ऊपर कवानीन है जिसको हम लोग मानते हैं गॉड, ईश्वर, उनकी परवाह है। क्योंकि बच्चों का कत्ल करना, बेगुनाहों का कत्ल करना, खून बहाना, ये जिस तरह से नेतन्याहू कर रहे हैं, जाहिर है कि ये नाकाबिले माफी है। और ये हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया आज इस बात को कह रही, लेकिन सवाल वही है कि इसे कोई हाथ नहीं पकड़ रहा, कोई रोक नहीं रहा है। अमेरिका बार बार पुष्टपनाही कर रहा है। रेशमा हनीफ साहिबा, क्या लग रहा है कि कहीं कोई रुकावट हो पाएगी? क्या कोई बोलेगा? क्या हाथ पकड़े जाएंगे इन जालिमों के, या इसी तरह से सिर्फ बयानबाजी होती रहेगी, सिर्फ मीटिंगें होती रहेंगी और कहा जाता रहा होगा? क्योंकि रजब तैयब अर्दगान ने भी आतंकवादी कहा, कई बार कहा, लेकिन सवाल यह है कि कार्रवाई क्या की गई उस आतंकवाद के खिलाफ। इसी तरीके से हम देखते हैं कि यूएनओ में बहुत सारे लोग इजराइल के खिलाफ बोलते हैं, बयान देते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अमली तौर पर क्या किया गया? क्या जो मुस्लिम ममालिक हैं वो अपने रिश्ते बहाल रखेंगे या हटाएंगे? ये क्यों फैसला नहीं लेते? क्या एक बार ये नहीं कह सकते कि जब तक गाजा में कत्लेआम रुकेगा नहीं, हम रिश्ता बहाल नहीं रखेंगे, हम रिश्ते को खत्म कर रहे हैं? इतना कहने में इन्हें शर्म क्यों आती है, डर क्यों लगता है क्या? रेशमा हनीफ साहबा। जी डॉक्टर साहब, देखिए बात ऐसी है कि ये जो बयानबाजी है ये कोई आज से नहीं हो रही है, ये तो काफी पहले से ही इस तरह के स्टेटमेंट आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। लेकिन हाँ, अभी जो इंट्रो में आप एक बात कह रहे थे कि ईरान जो कहता है कि ये इजराइल जो है नहीं मानता है, ताकत की जुबान ही समझता है, ये सच है कि ये जो इजराइल है ये कुछ भी नहीं मान रहा है। मतलब इस तरह से ये दिखा रहा है कि जो इंटरनेशनल लॉज हमारे हैं और जो भी है उसको किसी को भी फॉलो नहीं कर रहा है। आईसीजे देख लीजिए, आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसको भी नहीं मान रहा है। यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी हैं, अगर वो जाना चाह रहे हैं उन पे रोक लगा रहा है। उसके अलावा यहाँ तक कि अभी जो सबने निंदा करी है कतर पे जो हमला हुआ है, तो मतलब ये भी उनको ये भी खराब लग रहा है नेतन्याहू को कि आप लोग निंदा क्यों कर रहे हैं, आप लोगों को इसकी निंदा भी नहीं करना चाहिए। तो भाई तो क्या करना चाहिए? हालांकि बदलाव तो आ रहा है और अभी ओआईसी की मीटिंग करेंगे भी इन लोग कल या परसों में, हाँ कल करेंगे। तो उसमें कई मीटिंग हो भी चुकी हैं, वैसे ईरान ने भी एक बार बुलाई थी और शायद ये चौथी या पांचवी मीटिंग है। लेकिन ये है कि उसमें हल तो अभी तक कुछ भी नहीं निकला है और अब देखते हैं कि कल क्या है। हाँ, इतना जरूर है कि जो अभी कतर पे जो हमला हुआ है, ठीक है, हम कह रहे हैं कि आप हमास के लीडर्स से आपका जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, तो आप उनसे मुकाबला करिए ना, कि भाई ऐसे तो कोई भी ग्रुप का कोई भी इंसान किसी भी देश में चला जाएगा तो क्या आप देख के उस देश पे हमला कर देंगे? उस देश की मुल्क की कोई सॉवरेंटी नहीं है, उसको भी उसका वैल्यूएशन कर देंगे, सबका कर देंगे? तो ये तो गलत बात है ना, जिस तरह से जो है करा गया है। अब हमला हुआ है तो देखिए सब आ रहे हैं, सारे लोग जा रहे हैं वहां पूछने के लिए कतर से। अब जो लोग अपनी जान से चले गए वो तो चले ही गए, वो हमास के लोग थे और एक, हाँ सही
कहा आपने, एक जो सिक्योरिटी गार्ड थे उसमें, तो उनको कतर के झंडे में अभी जो तदफीन हुई है तो उसमें कतर के झंडे में उनको रखा गया, और जो हमास के जो लीडर्स थे तो उनको जो है हमास के झंडे में रखा गया। तो इस तरह से जो है तदफीन तो हो गई, और उसमें हाँ सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ के अमीर उसमें शरीक हुए उनके जनाजे में, और जो अभी फ्यूनरल से निकाला गया है, क्योंकि नेतन्याहू तो इस चीज से भी बड़े नाराज हैं कि वो पहले भी कह चुके हैं कि आप लोगों को इस तरह से नहीं जाना चाहिए, जहां भी हमास के लीडर से अगर चाहे वो कत्ल भी कर दिए जाएं तो उनको नहीं उनमें जाना चाहिए, उनके जनाजे में भी। लेकिन खुलेआम मतलब ये अमीर जो हैं वहाँ के वो उसमें शरीक हुए, और सारे लोगों ने, कतर बहुत नाराज भी है। हालांकि कतर भी बहुत ही छोटी कंट्री है जिस तरह से इजराइल है, तो और कतर को बनाने में अमेरिका का ही बहुत बड़ा हाथ है। और कतर अगर अमेरिका से हट गया तो फिर अगर कहीं मीडिएशन की कोशिश करनी होगी तो फिर अमेरिका को, फिर किसी और देश को फिर कतर बनाना पड़ेगा, क्योंकि कतर के ही जरिए से बहुत सारी लड़ाइयां सीज फायर करवाया कतर ने अमेरिका के कहने पे। और ये सच है कि अमेरिका के कहने पे ही हमास के लीडर्स को बुलाया गया था, मीडिएशन कराने की कोशिश करी जा रही थी कि सीज फायर हो जाएगा या कुछ इस तरह से जंग रुक जाएगी। लेकिन नेतन्याहू चाहते ही नहीं है कि जंग रुके। जब वो खुद नहीं चाह रहे हैं तो कैसे जंग रुक जाएगी। बस यही है कि हाँ, इसका जवाब कोई नहीं दे पाएगा, इसका जवाब सिर्फ ईरान दे पाएगा। जी डॉक्टर साहब। इसका जवाब कोई नहीं दे पाएगा, ईरान देगा। अंसारुल्लाह हौती की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। आज भी ड्रोन से अटैक किए गए हैं इजराइल पे, तो किसी न किसी तरीके से हलाकान करने की कोशिश हो रही है। ऐसा नहीं है कि इजराइल के खिलाफ जारियत नहीं है, इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं है, नहीं, इजराइल के खिलाफ भी चल रहा है। और यही वजह है कि इजराइल में आज भी भगदड़ मची हुई। मैं आपको बता दूं, वहां से लोग जाना चाहते हैं और जो चले गए वो आना नहीं चाहते हैं। ये वहां की सूरत हाल है। और वहां जो फिलिस्तीनी वर्कर हैं, ये एक हफ्ते में गालिबन दूसरी या तीसरी वहां पे घटना है। ये वाकया है कि जब फिलिस्तीनी वर्कर जो है वो अटैक कर रहे हैं। अब ये क्या सच्चाई है, इसमें क्या है, जाहिर सी बात है वहां से जो रिपोर्ट आती है उस पर बहुत ज्यादा एतमाद नहीं किया जा सकता। लेकिन फिरोज बख्श अहमद साहब का मैं इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। फिरोज बख्श अहमद साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कॉलम निगार हैं, मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के आप चांसलर रहे हैं, और इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट जियोपॉलिटिक्स पर गहरी नजर रखते हैं और बहुत बेबाकी से बिल्कुल खुले जहन से बात करते हैं, जैसा कि हमारे चैनल का शेवा है। हो सकता है बहुत सारे लोग ये समझते हो कि मैं कोई किसी के खिलाफ बात कर रहा हूं, लेकिन हकीकत यह है कि हम जो गलत हो रहा है बस उस पे कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। हम कभी भी हमने ये कभी नहीं कहा कि इजराइल में अगर लोग मारे जाते हैं तो बहुत अच्छा होता है, हमने कभी ये नहीं कहा। लेकिन जो जालिमाना रवैया अख्तियार किया जा रहा है, जो पूरी दुनिया बोल रही है, तो क्या वो भी ना बोला जाए? क्या ये न कहा जाए कि आखिर कैसे इजराइल का हाथ रोका जाए, कैसे कत्ल रोका जाए? 50-60 लोगों का हर रोज कत्ल हो रहा है। फिरोज बख्श अहमद साहब, जो गजा के हालात हैं वो बदतर हैं। अब बात हो रही है कतर के बाद और बातें हो रही हैं। अभी मिस्र ने कहा है कि हम आपके साथ हैं, ईरान ने कहा हम आपके साथ हैं, यूएई, सऊदी अरब और इंडोनेशिया, इन सब ने ये कहा है कि हम कतर के साथ हैं। लेकिन सवाल ये है कि कतर किसके साथ है? ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कतर का नजरिया कोई गलत है, लेकिन जिस चंगुल में, जैसा कि भी बताया कि अमेरिका ने बनाया, लेकिन मैं एक चीज और बताऊं कि ईरान ने भी कतर को बचाने में बहुत अहम रोल अदा किया है। कतर अगर आज सही सालिम है तो उसमें ईरान का भी, अगर माजी में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मीडिएशन वाली जहां बात है तो अब कतर ने साफ कह दिया है कि मैं ऐसे में तो करूंगा ही नहीं, मैं कोई मीडिएशन नहीं करने जा रहा, सालसी काम मैं नहीं करूंगा। अब ये मिस्र की तरफ जा रहा है, तो वहां पर भी हमले की तैयारी इजराइल कर रहा था, जिसका भंडाफोड़ हो गया। आज वो भी एक रिपोर्ट आई है। तो बहरहाल सवाल यह है कि फिरोज बख्श साहब, जब इनका मकसद जंग रोकना ही नहीं, इनका मकसद वहां पे सारे फिलिस्तीनियों का कत्ल है, तो फिर बातचीत का ड्रामा क्यों? फिर होगा क्या? फिरोज बख्श अहमद साहब।
जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आएगी साहब। जी जी जी, देखिए ऐसा है, थोड़ा सा आई हैव अ सोर थ्रोट टुडे, तो मैं थोड़ा जरा ज्यादा ऊंचा नहीं बोल पाऊंगा। देखिए ऐसा है, कतर छोड़िए, जितने भी अरब ममालिक हैं, इसराइल और अमेरिका के आगे नंगे हो गए हैं। ठीक है, वो बिल्कुल उनकी किसी की मुट्ठी बंद थी, जैसे कतर की थी, वो भी खुल गई उसकी मुट्ठी भी। और कतर जो है, कतर का समझ में नहीं आ रहा, कतर ने तो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका को एक सोने का जहाज भी दे दिया था, 400 400 बिलियन डॉलर का, क्या क्या इतने उसके सारे हथियार खरीदे थे, सारी ट्रेड और कॉमर्स, सारा पैसा झोंक दिया अमेरिका के अंदर। और उसी अमेरिका जो ने इसराइल का जो महाफिज है, इसराइल ने अपने महाफिज के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। इसमें देखिए दो चीजें मुझे नजर आ रही हैं। पहली चीज तो ये देखिए, कतर ठीक है, बहुत छोटा मुल्क है, और ये समझ लीजिए जितना हमारा यूपी का लखनऊ है, उससे ज्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन कतर के ऊपर जो हमला हुआ है, इसमें दो थियरीज हैं। पहली थियरी तो ये है कि वाकई में कतर के ऊपर हमला हुआ है, और उसकी जो सॉवरेनिटी है, उसकी जो वतनियत है, उसके ऊपर जो है अटैक हुआ है। और अमेरिका और इसराइल ने मिलके इन दोनों, ये जो दो लोग हैं, अच्छा नहीं किया। दूसरा यह है कि कतर जो है वो मिला हुआ है इसराइल अमेरिका से पहले से, और उसने ग्रीन सिग्नल दिया होगा कि भाई आप यहाँ अटैक कर दीजिए। ये पता नहीं कि वो जो हमास के जो 6 लीडर थे, क्या कतर ने उसकी भी ग्रीन सिग्नल दे दिया था कि भाई यहाँ पे होंगे, इनके मोबाइल यहाँ रखे हुए, इनको कत्ल कर दो। ये नहीं पता, हो सकता है उनको बचाया हो। लेकिन ये नूरा कुश्ती भी हो सकती है कि कतर ने कह दिया होगा इसराइल से, ओके यू कम एंड यू अटैक एट सर्टेन सर्टेन सो एंड सो प्लेस, यहाँ पे 6-7 लीडर मौजूद हैं, इनका काम तमाम कर दो, इसराइल को खुश करने के लिए, अमेरिका को खुश करने के लिए। लेकिन मैं एक बात बता दूं, कतर ने जिस तरह से घुटने टेके अमेरिका के आगे, सब कुछ निछावर कर दिया उसके ऊपर कि उसकी सेफ्टी रहे, और सेफ्टी किससे रहे? इसराइल से नहीं, ईरान से। ठीक है, तो कतर का मामला दोगला है। ये जो अटैक कतर पे हुआ है, ये एक मिली भगत भी हो सकती है, जैसे अमेरिका ने वहाँ पाकिस्तान में उसको खत्म करने के लिए अटैक किया था, बिन लादेन को, वो भी पाकिस्तान की मिली भगत से हुआ था। एक तो ये है। दूसरा ये हो सकता है कि कतर को वाकई नहीं मालूम हो, तो जैसे कहा जा रहा है कि 10 मिनट बाद कतर को फोन किया गया कि हमला किया जाएगा, हमला 10 मिनट पहले हो चुका था। ये एक ऐसी गुत्थी है जिसको जो खुल जाएगी, लेकिन इस वक्त इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, इसमें कई सवाल है। तो अब इसके आगे की मैं बात करूंगा, 5 सेकंड और लेके बात को खत्म करूंगा। देखिए, अब इसराइल का मामला साफ हो गया है। अरब ममालिक को अब होश में आ जाना चाहिए, जितने भी हैं ये 10, 20, 50, अब इनको पता चल गया होगा कि इसराइल के आगे इनकी कोई औकात नहीं है, और जितना इसराइल के आगे झुकेंगे, जितना अमेरिका के आगे झुकेंगे, उनको गिफ्ट देंगे। वो, मैं कहीं सुन रहा था, हेनरी किसिंजर ने कहा था कि इट इज डेंजरस टू बी द एनिमी ऑफ अमेरिका, बट इट इज डेडली टू बी द फ्रेंड ऑफ अमेरिका। तो कतर के साथ वो ये एक डेडली, अब ये अटैक जो है, ये अटैक दूसरे मुल्कों पे भी हो सकते हैं। ये चाहे वो इजिप्ट पे करे, सऊदी अरब पे करे, यूएई पे करे, फर्दर तुर्की तक चला जाए, ये बात साफ हो गई है कि अब इसराइल, जो उसका एक प्रोग्राम था ग्रेटर इसराइल बनाने का, कहीं ना कहीं उस प्लान के ऊपर बड़ी वो तेजी से और अमेरिका के साथ बहुत ही ये समझिए कि पाबंदी के साथ लग गया है। अब अगर ये होश में नहीं आए, बड़े बड़े नाम जो हैं अरब मुल्कों के, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत वगैरह वगैरह, और तो फिर यह है कि इनका भी वही हाल होगा जो कतर का हुआ है, बल्कि कतर से ज्यादा बुरा हाल होगा। जी डॉक्टर मुमताज।